हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर के बारे में जाना था कि एन टाइप सेमी कंडक्टर क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि पी टाइप सेमी कंडक्टर में अगर हमारे पास पी टाइप सेमी कंडक्टर है तो उसमें क्या क्या होगा। जो बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें हम लोग जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी आपकी होगी ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब है कि एटम जिसके वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। और जब हम इस इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या बनते हैं? वो होते हैं आपके होल। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात हमको ध्यान रखनी है, यानी कि नंबर ऑफ होल ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एन एच इंटू एन ई करते हैं तो आंसर हमारा एन आई स्क्वायर के बराबर ही निकल के आता है। और एन आई क्या है? जब ये सेमी कंडक्टर अपनी प्योर फॉर्म में था उस टाइम पर उसके अंदर कितने होल थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इक्वल होंगे प्योर स्टेट में। प्योर इक्वल होंगे तो उसको हम एन आई नंबर से दिखाते हैं। और उस वक्त जो कंडीशन बनती है एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर, उसी कंडीशन को यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। इस कंडीशन को तो हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। तो हम लोगों ने पी टाइप से भी कंडक्टर पढ़ लिया था, इसके साथ हमने पढ़ा था एन टाइप भी। इसमें इम्प्योरिटी कौन सी होती है? इसमें होता है पेंटावेलेंट। और ये जो पेंटावेलेंट है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 में से 4 तो ये बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं। तो बचा हुआ 5th इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्स्ट्रा होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। और उसकी वजह से यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाते हैं होल। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ होल से, लेकिन अभी फिर से अगर हम एन ई इंटू एन एस करेंगे तो आंसर एन आई स्क्वायर के बराबर ही निकल के आएगा, ठीक है। तो हमने ये एन टाइप पी टाइप सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब इनका यूज हमको पढ़ना है पी एन जंक्शन में। तो पी एन जंक्शन में क्या होगा? पी एन जंक्शन में ये पी टाइप और एन टाइप को हम एक सेम सेमी कंडक्टर में एक साथ जोड़ देंगे, तो उससे हमारा पी एन जंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो उसको ऊपर समझते हैं ज़रा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें जंक्शन डायोड की। डायोड क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लोग एक लेंगे सेमी कंडक्टर का क्रिस्टल, इसके एक साइड, इस साइड हम पी टाइप इम्प्योरिटी मतलब कि इसको पी टाइप बना देंगे। पी टाइप बनाने के लिए ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, जबकि दूसरी साइड को बना देंगे हम एन टाइप। एन टाइप कैसे बनाएंगे? हम इस साइड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देंगे। और जब ऐसा करेंगे तो ये जो बना है इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। ये जो बीच में लाइन यहाँ पे मिल रहे हैं आपस में, ये जो बीच में लाइन जा रही है तो ये क्या है? जंक्शन है। यहाँ पर इसको बोलेंगे पी एन जंक्शन। और अगर हम यहाँ पे निकाल दें तो टर्मिनल, तो ये हमारा बन जाएगा पी एन डायोड, ठीक है। तो पी एन डायोड क्या होगा, पी एन जंक्शन क्या होगा, ये बात आपको समझ में आ गई। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पी एन डायोड है, यानी कि जंक्शन डायोड है। अच्छा, ये होता क्या है? ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। क्योंकि हम लोग रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं तो हम लोग चीज़ों को ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, जो आपको सिर्फ याद रखनी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये चीज़ें कैसे निकल के आ रही हैं। तो अभी क्योंकि रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो जंक्शन डायोड क्या होगा? ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। अगर ये डिवाइस है तो इसमें क्या होगा, क्या होता है इसमें? इसमें होगा एक सेमी कंडक्टर क्रिस्टल। अच्छा, इस सेमी कंडक्टर क्रिस्टल में क्या होगा? इसके पास होंगे दोनों चीज़ें। कौन कौन सी? एक तो जो इसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड करी है एक्सेप्टर वाली, तो इससे बनता है हमारा क्या, याद है? पी टाइप। पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, यहाँ पे बनता है पी टाइप। और दूसरी साइड होगा डोनर इम्प्योरिटी, जहाँ से बनता है एन टाइप। यानी कि हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रखी है, उसको बोलते हैं डोनर। क्योंकि पेंटावेलेंट वाले में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन और 5 में से 4 बनाएंगे बॉन्ड, जबकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसको वो कर देगा डोनेट कंडक्शन के लिए। अब क्योंकि जो इम्प्योरिटी है उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो इम्प्योरिटी है वो डोनर एटम है।
डोनर इम्प्योरिटी है। जबकि इससे पहले वाली इम्प्योरिटी थी पी टाइप वाले में, पी टाइप वाले में उसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बनाने हैं 4 बॉन्ड, तो चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा वो उस क्रिस्टल में से ही, तो 1 इलेक्ट्रॉन को करेगा एक्सेप्ट, तो इसलिए बोलेंगे जो इम्प्योरिटी है वो एक्सेप्टर है। ठीक है, इसको ज़रा समझ लो एक बार, क्योंकि अभी आगे काम आएगा थोड़ा सा है। तो हम बात करें कि डोनर और एक्सेप्टर की। जब क्रिस्टल में क्या होगा, जैसे सिलिकन है, इस सिलिकन के साथ अगर मैंने जो डोनर है, डोनर में हम क्या ले लेते हैं, पेंटावैलेंट यानी फॉस्फोरस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिलिकन, यहाँ पर भी सिलिकन, यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ये इसने कर दिया डोनेट, ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास इतनी एनर्जी होगी कि ये कंडक्शन बैंड में चले आएगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये इसको कर देगा डोनेट, यानी कि इसको छोड़ के बाहर चले आएगा। जैसे ही इसको छोड़ के बाहर जाएगा, इसके पास बताओ पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जब भी हम पढ़ेंगे एन टाइप को, तो एन टाइप में हमारा जो इम्प्योरिटी है उसको हम बोलते हैं डोनर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, और ये जैसे ही खुद से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसके पास 5 थे, अब सिर्फ 4 ही रह गए, वही बॉन्ड बना के बैठे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके पास डोनर एटम के पास। ये इम्पोर्टेंट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इसकी हेल्प ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर एटम होता है, इम्प्योरिटी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और इस वजह से उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कहाँ से आए होंगे, ये डोनर एटम ने छोड़ दिए। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर होंगे, ये कहाँ से आए, क्योंकि जो हमारा पूरा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है वो जिस टेम्परेचर पे होगा, अगर उस टेम्परेचर में इतनी एनर्जी है कि वो कुछ बॉन्ड को तोड़ दे, तो उससे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बनेंगे, और उससे इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल अमाउंट में बनेंगे। साथ में क्या होगा, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये डोनर एटम से निकल के आया, कहाँ से निकल के आया, डोनर एटम से, तो इसका मतलब उस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और होगी, हमारे पास पॉजिटिव आयन भी होंगे यहाँ पर। तो किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ये 3 चीज़ें होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होगा, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कहाँ से आए, डोनर एटम से, क्योंकि डोनर एटम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी क्रिस्टल के अंदर तो है, तो वहाँ पर पॉजिटिव आयन होंगे, ये डोनर एटम ही होगा जो अब आयन बन चुका है। और कुछ इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर होंगे जो टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड टूटने से बने होंगे, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल बराबर होंगे, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाता है इलेक्ट्रॉन। जबकि एक्सेप्टर में क्या हो रहा होगा, जब हम पी टाइप पढ़ेंगे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करेंगे, एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में क्या होगा, जैसे कि हमने एल्यूमिनियम को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर सिलिकन, यहाँ पर भी सिलिकन, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, तो ये बॉन्ड बनाएगा 4, लेकिन इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, ये कमी हो गई जो इस सर्कल दिखा रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके पड़ोस में कहीं पर होगा एक सिलिकन और होगा, जैसे कि इसने यहाँ पे भी सिलिकन होगा, उसने भी 4 बॉन्ड बनाए होंगे, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा नहीं कर रहा है, ताकि 4 बॉन्ड बना पाए, जहाँ से भी आएगा लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो जिससे ये 4 बॉन्ड बना पाए। अब क्योंकि इसको चाहिए 3, इसके पास 3 होते हैं, इसने अपने पास 4 कर लिए हैं, ये को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। साथ में जो एल्यूमिनियम आएगा, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ना, 3 थे, एक इसने ले लिया कहीं से, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बताओ पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो कुछ तो होंगे होल। होल क्यों होंगे, होल ये एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे ना,
तो ये एक होल बन गया था जिसको इसने फिल किया इलेक्ट्रॉन जा करके, तो ये वाला होल अब यहाँ बन गया। तो मतलब ये होल तो रहेगा। ये होल किसकी वजह से? ट्राईवेलेंट, उसकी वजह से, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पे होल के साथ? अब किसी टेम्परेचर पे ये पूरा क्रिस्टल रखा होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बनेंगे, सेम यहाँ की तरह। ये तो हर सेमी कंडक्टर में होगा ऐसा। और साथ में यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव आयन होगा। ये नेगेटिव आयन कहाँ से आया? ये नेगेटिव आयन है आपका एक्सेप्टर, जो हमने इम्प्योरिटी मिला रखी है वहाँ से। ये बातें हमने जो पढ़ी हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये अभी हम आगे पढ़ेंगे ना डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, तो वहाँ पर ये सब कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर होंगे, और कुछ पॉजिटिव आयन होंगे। पॉजिटिव आयन होंगे क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है डोनर आयन की वजह से। अब ऐसे ही पी टाइप में क्या होगा? ऐसे ही पी टाइप में कुछ होल होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बनाएंगे। ये किसकी वजह से? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, एक होनी चाहिए 4, लेकिन उस चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहाँ पे एक वैकेंसी आएगी, यानी कि होल। इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे क्योंकि किसी टेम्परेचर पर रखे होंगे तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बॉन्ड टूटेंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल के पेयर इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन उतने अमाउंट में होल बन जाएंगे। और ये जैसे इम्प्योरिटी आइटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है ताकि उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो उसके ऊपर नेगेटिव आयन आएगा, तो कुछ नेगेटिव आयन भी होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से इस बात को समझ चुके होंगे, और इसकी हेल्प हमें अभी आगे बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो उसको आपको अच्छे से देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वापस आते हैं अपनी कहानी में। तो हम लोग पढ़ रहे थे जंक्शन डायोड, जो एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। इसमें क्या होगा? हम एक ही डायोड में किसी सेम क्रिस्टल में एक साइड पी टाइप इम्प्योरिटी मिला देंगे, एक साइड एन टाइप इम्प्योरिटी मिला देंगे, और इसको बोलेंगे कि ये पी एन जंक्शन बन गया है। ये बीच में जंक्शन है इनकी बाउंड्री पे। और अगर इससे निकाल देते हैं हम 2 टर्मिनल, तो उसको हम बोलते हैं कि क्या है? ये पी एन डायोड है, एक जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो इसमें एक साइड एक्सेस में कौन है? एक्सेप्टर, यानी कि पी टाइप है, और एक टाइप पे क्या है? डोनर इम्प्योरिटी है, तो वहाँ पर एन टाइप बन गया। ठीक है, यानी कि एक जगह पे पी रीजन है और एक साइड एन रीजन है, सेम क्रिस्टल के ऊपर हो जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? पी एन डायोड, क्योंकि एक साइड पी है, एक साइड एन है। अच्छा, इनके बीच की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं हम पी एन जंक्शन। अभी तो बोला ये साइड पी, इस साइड एन, और इसकी बीच की बाउंड्री जहाँ पर ही मिल रहे हैं, तो ये बाउंड्री है, उसको हम बोलेंगे पी एन जंक्शन। हो जाएगा। पी एन जंक्शन किसे बोलते हैं? पी एन डायोड किसे बोलेंगे? अच्छा, पी एन जंक्शन में क्या होगा? जो पी रीजन है वहाँ पर क्या क्या होगा? वहाँ पर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल भी होंगे। देखो, अभी इस बात को मैंने डिटेल में समझाया है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो पी रीजन होगा वहाँ पर क्या क्या होगा। वहाँ पर यह जो हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, ये चीज़ें पढ़ी थी हमने कि ये इतनी चीज़ें होंगी, इतनी चीज़ें होंगी यहाँ पर, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, तो जो पी रीजन होगा वहाँ पर क्या होगा? कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे। सीधी सी बात है कि उस जगह पे टेम्परेचर की वजह से कुछ बॉन्ड टूटे होंगे, तो इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और उतने ही अमाउंट में होल बाहर निकल आएंगे, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनेगा। अच्छा, कुछ होल और कुछ होल बनेंगे, और कुछ क्या होंगे? उतने ही फ्रैक्शन में नेगेटिव चार्ज आयन। ये कहाँ से आए? तो ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से, जो हमने पढ़ा नहीं था कि वो आयन बनेगा तो उसको वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वहाँ पे एक होल बनेगा। ठीक है, तो कुछ होल होंगे और साथ में होंगे कुछ फिक्स्ड आयन, वो भी कौन सा वाले? नेगेटिव वाले। तो एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव पी टाइप वाले में हमेशा नेगेटिव आयन होगा, ऐसे ही एन टाइप वाले में पॉजिटिव आयन होगा। ये ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो पी रीजन में एक नेगेटिव चार्ज आयन होगा और साथ में होल होंगे एक्स्ट्रा, और कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे। तो कुल मिला के बताओ कौन जाता है पी टाइप में? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल बराबर हैं और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होल हैं, तो इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है ना। अच्छा, आप लोगों को लग रहा हो कि ये नेगेटिव चार्ज आयन भी तो है, लेकिन ये फिक्स है ना, ये हिल नहीं सकते, ये मूव नहीं करेंगे। ये आयन है, आयन एटम तो उसके अंदर फिक्स रहेंगे ना क्रिस्टल के अंदर, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर सकते हैं। इसलिए हम बोलेंगे चार्ज कैरियर कौन ज़्यादा है? तो चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जो मूव करेगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है। ठीक है,
ऐसे ही जो एन रीजन होगा उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें भी थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो होंगे, साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, डोनर एटम से। तो उस डोनर एटम के पास क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ फिक्स पॉजिटिव आयन होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन होल के पेयर होंगे। तो कौन ज़्यादा है, तो यहाँ पे नंबर इलेक्ट्रॉन और होल का बराबर है, तो ये तो इक्वल हो गए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे बताओ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो होल है। तो ये बात ध्यान रखना कि पीएन जंक्शन में, पीएन डायोड में किस साइड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है, पेपर में इस वाले पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझ ली लगभग। हम भले ही रिवीजन कर रहे हैं लेकिन इसको हमने अच्छे से समझा है और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है तो टॉपिक जिसकी हमने पीछे बात की थी, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। क्या है टॉपिक, इसको समझते हैं। जैसे ही हम पीएन जंक्शन बनाएंगे, जैसे ही हमने पीएन जंक्शन बनाया किसी क्रिस्टल में, सेमी कंडक्टर क्रिस्टल में, हमने एक साइड पी इम्प्योरिटी ऐड कर दी, एक साइड हमने एन ले आए, तो ये पीएन जंक्शन बन गया। तो क्या होगा, देखो पी साइड में कौन ज़्यादा होता है, यहाँ पर होंगे होल ज़्यादा, मेजॉरिटी चार्ज के कौन है, होल है। यहाँ पर कौन होंगे, यहाँ पर होंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर होल बहुत सारे होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। तो इनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा, होल यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं है, तो इनकी भी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। तो जब भी कंसंट्रेशन में ऐसे डिफरेंस आता है तो क्या करेंगे, तो ये हमेशा हाई, जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएंगे। यानी कि जो ये होल हैं, ये इस साइड से, पी साइड से एन की तरफ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जहाँ ये एन साइड में ज़्यादा है तो यहाँ से एन से पी की तरफ जाएंगे। तो क्या होता है, जैसे ही हमने पी एन जंक्शन बनाया, डिफ्यूजन होगा। जो हमने बात नहीं करी कि होल यहाँ से यहाँ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, इनकी जो मोशन होगी उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है किसका, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। पी साइड में कौन जाता था, होल, तो होल ही तो मूव कर रहा है, तो हाँ ये बिल्कुल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही मूव कर रहे हैं। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं पीएन जंक्शन की तरफ, इस बाउंड्री की तरफ जाएंगे, तो सारे के सारे होल इस तरफ जाएंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। ठीक है, अब जैसे ही आएंगे तो ये लोग इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे कहाँ से, एनसीपी की तरफ। ध्यान रखना, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनका मूवमेंट होगा, तो उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंड रीजन से पी की तरफ आएंगे। ठीक है, और जो होल हैं वो करेंगे डिफ्यूज कहाँ से, वो पी से एन की तरफ आएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, आगे क्या होगा, अब जो ये डिफ्यूज चार्ज वो हैं कैरियर जो आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और होल, ये आगे आएंगे और बाउंड्री पे आके मिल जाएंगे। ये जो था ना, देखो ये यहाँ से होल और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं, तो होल इस तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, और आकर के ये इस बाउंड्री पे मिलेंगे, जंक्शन पर मिलेंगे, पीएन जंक्शन पे मिलेंगे। और मिल करके क्या करेंगे, ये हो जाएंगे कंबाइन, एक दूसरे के साथ मिलेंगे अपने काउंटर पार्ट से, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल से मिलेगा, और उससे क्या होगा, और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों देखो, यह होल क्या है, होल एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और एक दूसरे को कर देंगे न्यूट्रलाइज। इससे क्या होगा, इससे जो पीएन जंक्शन है उसके आसपास, पीएन जंक्शन के आसपास क्या हो जाएगा, सिर्फ कौन बचेगा, फिक्स्ड पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन ही बचेंगे। और वो आयन कहाँ से हैं, वो वही आयन हैं जो हमने पहले पढ़े थे, डोनर और एक्सेप्टर आयन, यही बचेंगे सिर्फ। कैसे, देखो ये बात अच्छे से समझो उसको ज़रा। वैसे नीचे फिगर है, आप यहाँ समझ सकते हैं। चलिए बात को अच्छा यहाँ समझाता हूँ, जब वहाँ पहुँचेंगे तब उसको वहाँ पर भी देख लेंगे। ये हमारा क्या है, क्रिस्टल का वो है, क्रिस्टल है पी है, उसमें हमने इस साइड हमने पी इम्प्यूरिटी ऐड कर दी, इस साइड हमने एन इम्प्यूरिटी ऐड कर दी। अब यहाँ पर कौन ज़्यादा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव फिक्स्ड कुछ आयन होंगे, उसमें कुछ पी में क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने एक्सेप्ट किया होगा, यानी कि इनके पास चार्ज होगा निगेटिव। तो कुछ निगेटिव फिक्स्ड आयन होंगे और साथ में होंगे होल, कुछ फिक्स्ड नेगेटिव आयन होंगे और साथ में होंगे होल। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। और इस तरफ कौन था, डोनर, डोनर के पास चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होंगे और साथ में होंगे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव होंगे साथ में होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये तो फिक्स है, ये एटम है ना, ये आयन ही फिक्स है, ये मूव, ये नहीं हिल सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनका साइज छोटा है, ये तो हिल सकते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ, सब इलेक्ट्रॉन तो ये इस तरफ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। और यहाँ पर होल, यहाँ पे नेगेटिव आयन फिक्स है, लेकिन होल इस तरफ मूव करेंगे।
और ये जब होल इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो यहाँ पर कौन बचेगा बाउंड्री के पास, तो यहाँ पर भी कुछ नेगेटिव होंगे ना। तो जो भी होल यहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है, वो एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। ऐसा करते करते यहाँ पे सिर्फ ये नेगेटिव पी साइड में सिर्फ नेगेटिव आयन बचेंगे और एन साइड में ये सिर्फ जो हिल नहीं सकते पॉजिटिव आयन ही बचेंगे। तो दिखने में कैसा लगेगा, दिखने में ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ होंगे, ये कुछ बचे हैं आयन और होल दोनों, लेकिन जंक्शन पे सिर्फ फिक्स आयन ही बचेंगे। पी साइड में होंगे नेगेटिव वाले और एन साइड में पॉजिटिव वाले, और ये जो बाउंड्री पर हैं वही बचेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ फिक्स आयन ही बचे हैं, यहाँ पर सिर्फ फिक्स आयन है, जो बाकी होल और इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे नेगेटिव आयन और यहाँ पे पॉजिटिव आयन कैसे बचे। तो ऐसा होने के बाद पीएन जंक्शन के आसपास सिर्फ जो फिक्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वही बचेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो एन साइड है, तो ई फिगर अच्छे से देखना, जो एन साइड है वहाँ पर पॉजिटिव आयन बचेगा, क्योंकि एन साइड में होता है डोनर और डोनर के पास चार्ज होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आयन एन साइड बचेगा। जबकि पी साइड की तरफ कौन सी लेयर होगी, नेगेटिव आयन की। क्यों, पी साइड में एक्सेप्टर होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उनके पास चार्ज आता है नेगेटिव, तो वो होंगे पी एन जंक्शन के आसपास। देखो इस फिगर में देखो, ये पूरा बना हुआ है, ये वाइट वाले क्या है, होल हैं, ये वाइट वाले होल हैं, ब्लैक वाले क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन होल के साथ साथ कुछ नेगेटिव आयन भी होंगे, यहाँ पे फिक्स, ठीक है। और इस तरफ कुछ पॉजिटिव आयन भी होंगे। जब इनका मूवमेंट होगा तो होल और इलेक्ट्रॉन बाउंड्री पे मिलके एक दूसरे को कर देंगे न्यूट्रलाइज, लेकिन ये जो फिक्स आयन है ये तो हिल नहीं सकते ना, ये यहीं पे रह जाएंगे, रह गए। तो अब ये जो लेयर बननी है, जिस लेयर में सिर्फ फिक्स आयन है, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो मुझे लगता है कि आपको ये डिप्लीशन लेयर क्या होता है समझ में आया होगा। डिप्लीशन लेयर क्या है, डिप्लीशन लेयर एक जिसमें नॉन मूवेबल, जो हिल नहीं सकते फिक्स आयन, वो जब पीएन जंक्शन के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अब इससे क्या होगा, देखो डिप्लीशन लेयर होने से क्या होगा, इधर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा, इधर सिर्फ नेगेटिव बचा, तो इससे बताओ नेट पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप जाता है, कहाँ पर, पीएन जंक्शन के अक्रॉस। और इससे क्या होगा, और इससे होगा एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव है नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, सीधी सी बात है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से बाहर माइनस की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को बनेगा। समझ में आ गया। अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है, तो अब स्टार्टिंग में तो बहुत कम फिक्स आयन होंगे यहाँ पर, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन धीरे धीरे जब ये बहुत सारे होल यहाँ आके एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को कर देंगे न्यूट्रलाइज, तो यहाँ पर ये जो डिप्लीशन लेयर है इसका साइज़ बढ़ेगा। जब इसका साइज़ बढ़ेगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता होगा, होगा नहीं होगा। अब इससे क्या होगा कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो कुछ टाइम तो ऐसा आएगा कि वो इन जो इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ से होल आ रहे हैं और इस तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनके मूवमेंट पे कुछ असर डालेगा। कैसा असर डालेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, ये इस तरफ है। हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है उन पर, और जो निगेटिव चार्ज है उन पर जो फोर्स लगेगा वो चार्ज के लगेगा अपोजिट। एफ इक्वल टू क्यू होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आंसर पॉजिटिव में आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर माइनस चार्ज होगा तो माइनस क्यू हुई, यानी कि जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ को, दिख रहा है रोई, इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है। होल किस तरफ आ रहे हैं, होल इस तरफ आ रहे हैं, तो ये होल के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है होल के ऊपर, तो ये किस तरफ जाएंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि होल पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। सेम ऐसे ही
इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। क्यों? क्योंकि उन पर चार्ज नेगेटिव है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स लगेगा इस तरफ को। तो अब जो इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से इस रीजन से इस तरफ जा रहे थे या इस यहाँ से यहाँ जा रहे थे, उनका मूवमेंट कुछ टाइम बाद रुक जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है वो अपोज करेगा उनके मूवमेंट का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि आफ्टर सम टाइम जो ये फील्ड है इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये जो उनका फर्दर मूवमेंट है, डिफ्यूजन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, होल का और इलेक्ट्रॉन का, उसको कर देगा स्टॉप, कि उसका नहीं होने देगा। समझ गए आगे ना आपको कि वहाँ पे वो फोर्स लगाएगा इसलिए। और इस टाइम पर जो ये लेयर है बोथ साइड जिसमें कोई भी फ्री है ना, किससे, फ्रॉम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि जिसमें कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन है ना ही होल है, बस फिक्स आयन है, उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिप्लीशन लेयर क्या होता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, पेपर में पूछेंगे तो आप इसको अपने शब्दों में अच्छे से लिख पाएंगे, वरना आप यहाँ पे नोट्स यहाँ पे बने हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस डिप्लीशन लेयर की डायमेंशन क्या होती है, कितना ऑर्डर क्या है इसका, तो 10⁻⁻6 मीटर की होती है, पतली है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग इस रेंज में बनेगी हमेशा, ये नहीं कि 10⁻⁻6 मीटर बनेगी, डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पे और बाकी फैक्टर पे, लेकिन जो ये डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो 10⁻⁻6 मीटर के आसपास होती है। अच्छा, डिप्लीशन लेयर में क्या है, डिप्लीशन लेयर में क्या है, बीच में पी एन जंक्शन है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड नेगेटिव चार्ज है, जिससे यहाँ पे एक पोटेंशियल एस्टेब्लिश हो गया है, हो गया ना। तो ये जो पोटेंशियल एस्टेब्लिश यहाँ पे हुआ है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। और यही पोटेंशियल इसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम बोलेंगे पोटेंशियल, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फर्दर मूवमेंट का अपोज कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस डिप्लीशन लेयर इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये अलग अलग सेमी कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी पोटेंशियल बैरियर की। अगर हम लोग बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम में लगभग 0.3 वोल्ट निकल के आता है, और जबकि सिलिकॉन के अंदर इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट के आसपास होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इन वैल्यू को याद रखेंगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में पूछा था कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इनकी किस ऑर्डर में होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान रखना याद। अब जो फैक्टर अफेक्टिंग विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, अभी हमने बोला कि डिप्लीशन लेयर बन जाती है जिसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो लगभग 10⁻⁻6 मीटर के आसपास होती है। ये चेंज भी कर सकती है, ये एक एवरेज वैल्यू है कि लगभग इतनी निकल के आती है। तो इस की चौड़ाई पे डिप्लीशन लेयर है, इसकी चौड़ाई पे क्या किसी और फैक्टर का असर पड़ता है, हाँ टेम्परेचर का असर पड़ेगा और कंसनट्रेशन ऑफ डोपेंट का असर पड़ता है। बात समझ में आ गई, तो टेम्परेचर का असर पड़ेगा और कंसनट्रेशन ऑफ डोपेंट का असर पड़ेगा। तो ये अगर फैक्टर को तुम चेंज कर दोगे तो डिप्लीशन लेयर की जो ऑर्डर या डायमेंशन है वो भी चेंज हो जाएगी, हो जाएगा। तो हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर ही पढ़ लिया। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज अपने लेक्चर में, हम लोगों ने जंक्शन डायोड से स्टार्ट किया, तो उसमें हमने आज थोड़ा डिटेल में पढ़ा है। रिवीजन की जगह पे अगर आप बोलोगे तो हमने उससे ज़्यादा थोड़ा डिटेल में चीज़ों को समझा है, क्योंकि वो बेसिक था ना, अगर उसको नहीं समझेंगे तो आगे की चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसलिए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम लोग जाते हैं फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस जंक्शन की। अब यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगी। ठीक है, जो ये पी एन जंक्शन है, पी एन जंक्शन डायोड है, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगी। अच्छा, अगर हम कोई बैटरी ना लगाएं, ये हमारे पास पी एन डायोड है, डायोड यानी कि पी एन जंक्शन जिसमें टर्मिनल लगे हुए हैं, इस तरफ पी टाइप इम्प्योरिटी है, इस टाइप एन टाइप, इस साइड एन टाइप है, ये लगा दिया हमने टर्मिनल, जिसको हम बोलेंगे पी एन डायोड। अब इसमें करंट फ्लो कैसे करेगी, इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस जब हमने कोई बैटरी यूज नहीं करी है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, तो इस टाइम पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। क्यों? ड्यू टू द पोटेंशियल बैरियर। ये जो पोटेंशियल बैरियर बना था यहाँ पे हमने देखा ना, अगर हम पी एन जंक्शन बनाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट होता है, फिर उनके मूवमेंट से एक लेयर बनती है फिक्स आयन की, जो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट हो रहा है उसका अपोज करेगी। तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो उस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू की वजह से यहाँ पर अगर हम कोई बैटरी नहीं लगा रहे हैं तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम इसका पढ़ते हैं केस 2। ये था केस 1 जब हमने कोई फील्ड नहीं लगा रखा है।
अब बारी है केस 2 की, कि जब हमने बैटरी लगा दी है, अब बैटरी लगाएंगे कैसे, पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ ऐड करेंगे, नेगेटिव कहाँ ऐड करेंगे, तो उसके भी तरीके हैं। तो उसको भी करने के 2 तरीके हैं, कि हम पी साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दें बैटरी का। जैसे ये बैटरी है, तो इस बैटरी का मैंने पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट कर दिया, या फिर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि ये जो डायोड है इसको मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव सेट कर दिया। तो ऐसे कर, ये 2 तरीके हैं पीएन डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करने के। ठीक है, इसमें हम इनको हम क्या बोलते हैं, तो ये 2 तरीके इनको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज, एक को बोलते हैं रिवर्स वाइसिंग। फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या होगा, कब बोलेंगे कि हमने फॉरवर्ड वाइसिंग कर रखी है, वाइसिंग मतलब कि हमने बैटरी को कैसे कनेक्ट किया है पीएन डायोड के साथ। तो यहाँ पर फॉरवर्ड के लिए हमेशा ध्यान रखना, जो पी साइड है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है। यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, ध्यान रखना, पी, ये पी साइड और पॉजिटिव टर्मिनल। कब, फॉरवर्ड वाइज में जो पी साइड होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, और जो एन साइड है उसको हम नेगेटिव से ऐड करते हैं। जबकि रिवर्स वाइसिंग में इसका कर देंगे उल्टा, जो पी साइड वाला है उसको हम कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल, अच्छा ये यहाँ पे, अच्छा एन लिखा है, हाँ, तो ये एन साइड वाले को कर देंगे पॉजिटिव के साथ, और पी साइड वाले को कर देंगे नेगेटिव वाले के साथ। इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो पहले वाले किसका नाम क्या है, फॉरवर्ड वाइसिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड वाइसिंग क्या है, रिवर्स वाइसिंग क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि फॉरवर्ड वाइसिंग क्या है, जब हम पीएन डायोड का जो पी टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और एन को नेगेटिव से। ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। और जब उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि पी को कर देंगे नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, तो उसको बोलेंगे रिवर्स वाइसिंग। ठीक है, अब इनको बढ़ते हैं डिटेल में। फॉरवर्ड वाइसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड वाइसिंग क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल जब कनेक्ट कर देंगे पी रीजन के साथ और नेगेटिव को करेंगे एन के साथ, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग। इसकी डेफिनेशन हो गई, हो जाएगा। अच्छा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई कर रखा है इस केस में, ये एक्सटर्नल है। हमें पता ना कि एक इंटरनली बनता है, डिप्लीशन लेयर में आयन होते हैं, फिक्स आयन, पॉजिटिव नेगेटिव, वहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर बनता है, और वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो हम फील्ड कैच कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फील्ड है, ये वाला। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड है जो किसकी वजह से लगा है, बैटरी की वजह से। इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो एन रीजन से पी से एन की तरफ है। कैसे, देखो हम लोग बात कर रहे हैं फॉरवर्ड वाइसिंग की, तो यहाँ पर ये पी है, यहाँ पर एन है, इसको हमने कनेक्ट करते हैं बैटरी से। तो देखो फिर ये होल में क्या होते हैं, यहाँ पे पी, जो पी साइड है यहाँ पे ज़्यादातर होल होते हैं, और एन साइड में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये होल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसको करेगा रिपेल, तो ये जो जंक्शन है उसकी तरफ मूव कराएगा होल को, और इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव टर्मिनल होल की तरफ पुश करेगा। सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये जंक्शन की तरफ पुश करेगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड वाइसिंग था, समझ में आ गया। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बनना था ना, हम उसको पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से नेगेटिव है, तो जो ये फील्ड बनाएगा इस तरफ को, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ को। ठीक, जबकि जो इंटरनल था वो होता है तुम्हारा एन से जो यहाँ पे था एन साइड से पी की तरफ, तो वो था इसके जस्ट अपोजिट। तो जो ई एक्सटर्नल है वो इस तरफ है, और जो ई इंटरनल है वो इस तरफ है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, किससे, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से। है तो उसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि वो एन सी पी होता है, ये पी से एन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके कंपेयर में। इससे क्या होगा फिर, इससे क्या हो सकते हैं, इसका जो रिजल्ट है वो है कि जो पी रीजन है जहाँ पर पोटेंशियल बैरियर ने इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को बंद कर दिया था रिपल्सिव फोर्स लगा करके, वहाँ पर अब पी रीजन में जो होल हैं वो जंक्शन की तरफ जाएंगे, जबकि जो एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है अब वो जाएंगे जंक्शन की तरफ, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल उनको पुश करेगा, और फिर ये आपस में आके कंबाइन होने लगेंगे जंक्शन पे। ये वही वाला केस रिपीट होने लग गया जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कि जो होल हैं वो इस तरफ जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन वो इस तरफ आएंगे, और एक जंक्शन पे आके मिलेंगे और एक दूसरे को करेंगे न्यूट्रलाइज। अब जैसे ही इन्होंने एक दूसरे के साथ मिले, फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल आपस में आकर के जंक्शन पे मिल रहे हैं,
तो वहाँ पर ये एक दूसरे को कर देंगे न्यूट्रलाइज। जैसे ही करेंगे न्यूट्रलाइज, एक कोवैलेंट बॉन्ड, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड जो पी रीजन के पास होगा नियर ए पॉजिटिव टर्मिनल, तो ऐसा देखो यहाँ पे, ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। इसको हमने एक फॉरवर्ड वाइस में पॉजिटिव से कर दिया कनेक्ट। ठीक है, ये कर रहा है, ये इस पॉजिटिव यानी कि होल को पुश करेगा इस तरफ को, और ये नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस तरफ को। तो ये अभी फिर जो पहले रुक गए थे, अब फिर से यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इनका, और ये यहाँ पर मिल करके कर देंगे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। जैसे करेंगे न्यूट्रलाइज, यहाँ पर इस वाली जगह पे जो पी साइड के पास है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास है पी का, तो यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, और जैसे बॉन्ड टूटेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अब उसमें से जो होल है वो तो इस तरफ जाने लगेगा, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वायर से होते हुए यहाँ पहुँचेगा, और फिर जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे से जाकर के यहाँ चले जाएगा, और फिर से देखो होल इस तरफ आ रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, और बाद में यहाँ पर मतलब जो करंट फ्लो होती रहेगी, चार्ज कैरियर का मूवमेंट होते रहेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे कोई भी, और जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बनेगा। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है और होल हैं वो मूव करेंगे जंक्शन की तरफ, तो होल हैं वो जाएंगे जंक्शन की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए पहले जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल के पास, और फिर नेगेटिव वाले से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और सीधे होते हुए वो नेगेटिव जो उसका एन टाइप पी एन जंक्शन का जो एन साइड है वहाँ पे चले जाएगा। समझ में आ गया? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल के पास, नेगेटिव टर्मिनल, और ऐसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल में पहुँचेगा, फिर वहाँ से निकल करके नेगेटिव में आता है। ये बता दिया आपको ना यहाँ पर, ये फिगर में यहाँ से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, और फिर यहाँ से निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से और जाएगा यहाँ पे, और होल इस तरफ और इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे। तो ये समझा दिया आपको अच्छे से। ठीक है, ये जो प्रोसेस है बार बार होती रहेगी। कौन सी? कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के टूटने से फिर वो होल चले जाएगा जंक्शन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन बाहर से होते हुए फिर वहाँ नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हुए वहाँ जाएगा, फिर वहाँ जाके फिर कॉम्बिनेशन होगा, और हर कॉम्बिनेशन पे एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, और ये सेम प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ही रिकॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे कंबाइन होंगे आपस में, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा गायब हो गया ना, लेकिन फिर कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से फिर हमारा इलेक्ट्रॉन वापस भी तो आ रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा गायब हो गया था उसकी जगह पे ये इलेक्ट्रॉन जो आया दोबारा है, अब ये जा रहा है उसकी तरफ, जंक्शन की तरफ। ठीक है, तो इस फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या देख रहे हैं, कौन मूव कर रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से ही फिर करंट बनती है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि किसकी वजह से करंट बनेगी, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों अपनी जगह में घूम रहे हैं अपने अपने रीजन में, और उनके मूवमेंट से फिर करंट बनेगी, और इस हम करंट को बोलेंगे फॉरवर्ड करंट। इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड करंट, क्योंकि हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड वाइज, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगी उसका नाम होगा फॉरवर्ड करंट। अब इस फॉरवर्ड करंट के साथ साथ एक रिवर्स करंट भी बनेगी, लेकिन इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो अभी हम रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे कि कहाँ से आ रहा है, बस सिंपल ध्यान रखो कि उसके साथ एक रिवर्स करंट भी बनेगी। और रिवर्स करंट क्यों बनेगी? ये बनेगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो पी साइड में कौन होता है माइनॉरिटी में? इलेक्ट्रॉन होता है, और एन साइड में कौन होता है? होल होते हैं। तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना था वो इनको सपोर्ट करेगा। जो हमने बैटरी लगा रखी है एक्सटर्नल फील्ड वो तो मेजॉरिटी के लिए है, लेकिन एक अंदर एक फील्ड और भी तो है जो इंटरनल फील्ड है, तो वो सपोर्ट करता है इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव करने के लिए। तो उसकी वजह से जो मूवमेंट होगा उससे जो करंट फ्लो करेगी उसको हम बोलेंगे कि रिवर्स करंट है, वो उसको बोलेंगे रिवर्स करंट है। किसकी वजह से बहेगी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और इसका जो वो कितना है एम्पलीट्यूड, या हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम बोलेंगे कि वो 0 है, मतलब बहुत कम, उसकी जो वैल्यू बहुत कम है। अगर एक बात और, ये यहाँ तक खत्म हो गया है, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इस टाइप के सवाल मेरे पूछे आते हैं कि डिप्लीशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फॉरवर्ड वाइज में जो डिप्लीशन लेयर है उसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो कम हो गई। फॉरवर्ड वाइज में डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई वो कम होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एक, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है उसको पढ़ने जाएंगे तो बहुत लंबा, ऐसी बहुत लंबी वीडियो बन गई है।
तो फिर उनको डिटेल पढ़ेंगे तो और लंबा खींच जाएगा। तो बस आपको अभी इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपकी रिवीजन के लिए है, तो आपको इनको ध्यान रखना है बस। अब क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही नहीं हो रही है, बड़ी आसानी से करंट फ्लो हो रही है, और वो भी किसी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो पाए ना अच्छे से, तो इसका मतलब कि जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, लो होगा, नहीं होगा। तो ध्यान रखना इस बात को भी कि फॉरवर्ड वाइसिंग में जो यह करंट के लिए लो रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। जबकि यही अब हम आगे जाके पढ़ेंगे रिवर्स में, तो वहाँ पर वो इन्फाइन है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा करंट को फ्लो होने के लिए। अब रिवर्स वाइसिंग क्या है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं रिवर्स वाइसिंग क्या होता है। रिवर्स वाइसिंग को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो रिवर्स वाइसिंग क्या होगा, इसमें हम पॉजिटिव टर्मिनल को कर देंगे एन से कनेक्ट और नेगेटिव टर्मिनल को कर देंगे पी से कनेक्ट। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। इससे जो एक्सटर्नल फील्ड बना है, अब वो भी किसकी तरफ, किसकी डायरेक्शन में, जो इंटरनल फील्ड है सेम उसी की डायरेक्शन में बन जाएगा। यानी कि अब ये भी करेगा अपोज। देखो ना, जैसे कि ये है हमारा सेमीकंडक्टर, इस साइड हमने पी है, इस साइड हमने एन लिया है, इसको हमने कर दिया बैटरी से कनेक्ट। अब होगा ये नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। इसी को तो बोलते हैं रिवर्स वाइज। अब यहाँ पर जो होल है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी तो आपका जो पहले स्टार्टिंग में जो अंदर का इंटरनल फील्ड है सेम उसी की डायरेक्शन में, जिसने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अपोज कर दिया था, होल के मूवमेंट को रोक दिया था। तो सेम अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी सेम उसी डायरेक्शन में बनेगा, एनसीपी की तरफ। एनओ पॉजिटिव होते हैं ना, यहाँ पर नेगेटिव, तो एनसीपी की तरफ। तो सेम केस यहाँ पर भी होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ पे डिप्लीशन की विड्थ बढ़ रही है, तो आप देख रहे होंगे बढ़ेगी, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड की जगह पे जो एक्सटर्नल फील्ड है वो सपोर्ट कर रहा है किसको, इंटरनल फील्ड को। उसने क्या किया था, उसने जो चार्ज कैरियर थे उनकी मूवमेंट को रोका था। कौन सा चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी, कौन, इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है। अब क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो फिर ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो उनके मूवमेंट को अपोज कर देगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को, तो यहाँ पे करंट बहुत बहुत कम फ्लो होगी, ठीक है। और ये जो ये माइनॉरिटी में थे वो तो मूव कर ही सकते हैं ना, तो माइनॉरिटी की वजह से जो भी करंट फ्लो करेगी उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए की वजह से ही फ्लो करेगी, हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे अपोज कर रही, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल का कोई पेयर भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बनना था, और कॉम्बिनेशन नहीं बना था, तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, नो करंट। और छोटी मोटी जो करंट फ्लो करेगी वो करेगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो कोई करंट फ्लो नहीं करती, और जो करंट फ्लो करेगी उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, वो फ्लो करेगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस टाइम पे जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है उसको बोलेंगे हम रिवर्स करंट। ये कहाँ से आई, ये कहाँ से आई रिवर्स करंट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें पता है कि पीएन डायोड में थर्मली एक्साइटेशन की वजह से कुछ बॉन्ड टूटेंगे, तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे तो इक्वल अमाउंट में होल और इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे ना, उस जो हमने वो केस पढ़ा चार्ज कैरियर की वजह से, ठीक है। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो मूव करेंगे अंडर बोथ इंटरनल एंड अप्लाइड फील्ड, दोनों सेम है, तो ये माइनॉरिटी वाली मूव करेंगे, इनकी वजह से जो छोटी मोटी करंट बनेगी उसको बोलेंगे रिवर्स करंट, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अरे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, जितने ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बनेंगे, और जितने ज़्यादा पेयर बनेंगे उतना ज़्यादा उनका नंबर होगा और चार्ज कैरियर का, और जितना ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी रिवर्स करंट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिवर्स करंट बढ़ेगी। और ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जिस टाइम पर रिवर्स करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, तो और उस टाइम पे जो ये डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिवर्स वाइसिंग में, ठीक है। और ये सर्किट को हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे करंट के फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग समझ में आ गई है। ये चैप्टर हमारा, इसका यार टॉपिक हमारा पूरा हो गया है।
अब हम लोगों को वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत रहा है, बहुत लंबा, और अभी आप लोग एक साथ सब कुछ देखेंगे तो आपको भी दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। हाल फिलहाल आप लोग इतना रिवाइज करिए, इसके फिर हम इसके आगे वीडियो मिलते हैं, तब तक का बाय।